हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का आज के इस क्लास में। दोस्तों आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं चिन्ह परिपाटी क्या होता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन और कुछ हम लोग गोली दर्पण पर क्वेश्चन भी करेंगे आज की क्लास में। तो चिन्ह परिपाटी आप कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो वहाँ से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप दूरियाँ जो पढ़े होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे यहाँ पे मैं आपको अगर बताना चाहूँ, ठीक है, जब दो लंबवत लाइन या रेखा एक दूसरे को काटती हैं लंबवत, तो चार भाग बनते हैं। क्या बनते हैं मेरे भाई? चार भाग बनते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार भाग बनते हैं। इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं दोस्तों। तो चिन्ह परिपाटी समझने से पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझ लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है? तो आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको वाई प्राइम बोलते हैं, इसको एक्स प्राइम बोलते हैं। प्राइम का मतलब होता है डैश। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका एक्सिस है एक्स हो जाएगा, इधर वाला एक्स डैश हो जाएगा, ऊपर वाला वाई हो जाएगा, नीचे वाला वाई डैश हो जाएगा दोस्तों। और इस बिंदु को आप लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं या ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ये कहानी हो गई। अब आप जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस होता है इस पे जो दूरियां ली जाती हैं धनात्मक ली जाती हैं। मूल बिंदु से दाहिने साइड जो दूरी ली जाती है उसे हम लोग धनात्मक दूरी कहते हैं। और मूल बिंदु से वाई एक्सिस पर, वर्टिकल वाई एक्सिस पर जो दूरी ली जाती है वह भी धनात्मक होती है। इसके विपरीत अगर नीचे आप आएंगे ऋणात्मक होता है, और ये वाला भी दूरी जो होती है आपकी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो निर्देशांक ज्यामिति में आप ये सब पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। ठीक है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रकाशीय में चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है। प्रकाशीय चीज़ में इस चैप्टर में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में आपका साइन परिपाटी क्या होता है, साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी जिसे बोलते हैं वो क्या होता है दोस्तों। साइन कन्वेंशन, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक दर्पण बना देते हैं। ठीक है, ये हम बना देते हैं आपका अवतल दर्पण। ठीक है, मान लीजिए आपका क्या है मेरे भाई? अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? और इधर हम बना देते हैं आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, थोड़ा सा फिगर को ध्यान से देखिएगा कैसे मैं बनाया हूँ। आपका जो ये ग्रीन वाला बना हुआ है फिगर यहाँ अवतल दर्पण का है, और जो ब्लैक वाला बना है यहाँ उत्तल दर्पण का है दोस्तों। ठीक है, फिगर क्लियर है आप लोगों को? और यह भी जानते हैं कि यहाँ पे एफ होता है और यहाँ पे क्या होता है आपका? सी, सेंटर। यहाँ भी आपका एफ होता है और यहाँ भी क्या होता है? सेंटर होता है। ठीक है, यह सब चीज़ आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि फोकस पॉइंट क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ये सब आप जानते हैं दोस्तों। ये आप अवतल दर्पण का ये इसको मुख्य फोकस बोलते हैं, इसे केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। यह भी आपका मुख्य फोकस है उत्तल दर्पण का, और यह आपका केंद्र है, सेंटर है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी में पहला जो रूल कहता है दर्पण के ध्रुव का मतलब ये वाला जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूल बिंदु होता है उसे ही दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें तो ये जो चीज़ें हैं भाई इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव, पी। ठीक है, इसे आप लोग जानते हैं पहले से, ऑलरेडी इतना जानते हैं दोस्तों। तो पहला आपका रूल क्या कह रहा है? दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु, मुख्य अक्ष को वाई एक्सिस मान लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं,
तथा मूल बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखा को वाई एक्सिस माना जाता है। इतना आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट यह कह रहा है कि जो एक्स एक्सिस है आपका, इसको मुख्य अक्ष मानते हैं। इसको क्या मानते हैं भैया? प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं। ये वाली जो रेखा है एक्स से लेकर एक्स तक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। और वर्टिकल जो लंबवत है, लंबवत का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। कोई भी दो रेखाएं परपेंडिकुलर कब होती हैं बताइए? दो रेखाएं परपेंडिकुलर ऐसे ही होती हैं ना, जब इनके बीच का जो कोण होता है, एंगल होता है 90 डिग्री का बन होता है, ठीक है। तो जब आपका ये लंबवत है तो इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं पूरा। और क्या मेरे भाई, ये जो इसका मूल बिंदु है इसको हम लोग दर्पण का क्या मान लेते हैं? ध्रुव मान लेते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया? बताइए। जी हाँ, समझ में आ गया। कोई चीज़ कुछ खास बात नहीं है, बस ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड है। ओके। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी भी दर्पण के लिए आपतित प्रकाश किरण बाईं ओर से दाईं ओर चलता हुआ माना जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी भी दर्पण के लिए जो प्रकाश किरण है वो हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर माना जाता है। कैसे माना जाता है? बाईं ओर से दाईं ओर। अब बताइए, बाईं ओर से दाईं ओर का मतलब क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाना चाहिए। जैसे लेफ्ट से राइट का मतलब क्या समझ रहे हैं? लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या होता है? पहला वाला नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक। बात को समझिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी भी दर्पण के लिए आपतित प्रकाश किरण, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ अवतल दर्पण है, मान लेते हैं हमारे पास अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो प्रकाश किरण होता है मेरे भाई, वो हमेशा कहाँ से माना जाता है? बाईं ओर से। तो जो भी प्रकाश किरण चलेगी वो हमेशा बाईं ओर से चलेगी, ठीक है। ये कहने का मतलब है। अगर उत्तल दर्पण है तब भी प्रकाश आपका बाईं ओर से चलेगा, ठीक है, बाईं ओर से चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं बात? बताइए। ये आपका दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी भी दर्पण के लिए आपतित प्रकाश किरण बाईं ओर से आपका दाईं ओर चलता हुआ माना जाता है, ठीक है। ये आपका दूसरा रूल हो गया। तीसरा क्या कह रहा है? सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। जो आपका डिस्टेंस है, और डिस्टेंस नापेंगे कहाँ से भाई? किसी भी दो बिंदु के बीच डिस्टेंस नापेंगे तो कहाँ से नापेंगे बताइए? तो जो भी दूरी आप नापेंगे दर्पण के ध्रुव से नापेंगे ना, मतलब यहाँ से नापेंगे। इधर से आप चाहे इधर नापिए, चाहे दाहिने साइड नापिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? है, ये दर्पण का ध्रुव से ही नापेंगे कि अच्छा ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, इधर 15 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। आप यहाँ से मेजर करेंगे। ये जो सेंटर है, सेंटर कहने का मतलब ओरिजिन जो है आपका पोल है, वहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। बात क्लियर हो गई? ओके। अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव से दाहिनी ओर अर्थात प्रकाश की दिशा में नापी जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक, ठीक है, अर्थात आपतित प्रकाश की दिशा में नापी जाने वाली सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। ये जो आपकी बात लिखी है, ये दर्पण के ध्रुव से दाहिनी ओर अर्थात प्रकाश की दिशा में नापे जाने वाली, किस प्रकाश की दिशा में? आपतित प्रकाश की दिशा में नापी जाने वाली जो दूरियां होती हैं वहाँ आपका क्या होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इसके विपरीत क्या है मेरे भाई? इसके विपरीत क्या लिखा हुआ है? सभी दूरियां धनात्मक तथा ध्रुव से बाईं ओर अर्थात आपतित प्रकाश की विपरीत। आपतित प्रकाश की विपरीत का मतलब ये आपका आपतित प्रकाश है, इसके विपरीत का मतलब ये वाली, इधर जितनी भी दूरियां रहेंगी सब आपका निगेटिव रहेगा। सब आपका क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। सब क्या रहेगा? आपका निगेटिव रहेगा। कहानी क्या है? ध्यान समझिएगा। और इधर का जो डिस्टेंस आपका रहेगा वो भाई पॉजिटिव रहेगा, प्लस रहेगा। इधर आपका जो दूरी रहेगा धनात्मक रहेगा, ठीक है। इधर आपका निगेटिव रहेगा। ये कहने का तात्पर्य ये जो लाइन लिखा हुआ है पूरा, इसमें यही कह रहा है ना, प्रकाश के ध्रुव से दाहिनी ओर अर्थात आपतित प्रकाश की दिशा में। आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित किधर जा रही है? इधर है तो जा रही है। ये एरो का मतलब इधर जा रही है, तो इसके दिशा में जब आप कोई दूरी नाप रहे हैं पोल से तो हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन जब आपतित किरण के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, मतलब जा रहा है इधर आपतित किरण और इसकी उल्टा दिशा में जा रहे हैं आप, तो आपकी जो दूरी नापी जाएगी कहाँ नापी जाएगी मेरे भाई? बता दीजिए तो। कि किरणें सभी दूरियाँ
ऋणात्मक मानी जाती हैं। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। तो बात समझ में आ गई कि नहीं बताइए। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया मेरे भाई, इसको आप नोट कर लीजिए ज़रूर। पहले तो इसको आप नोट कर लीजिए, तब हम आगे बताते हैं। चिन्ह परिपाटी समझ जाएंगे, क्वेश्चन लगाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट नोट कर लीजिए। तो एक और पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? बात समझ गए आप लोग कि कहानी क्या कह रहा है। इधर की जो सारी डिस्टेंस होंगी नेगेटिव में होंगी, और दाहिने साइड की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। अच्छा भाई, ये अगल बगल की बात तो हो गई कि इधर जितना रहेगा सब ऋणात्मक रहेगा, इधर जितना रहेगा धनात्मक रहेगा। ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे का कहानी क्या है? निर्देशांक की ज्यामिति में आप जानते हैं कि मूल बिंदु से ऊपर जो दूरी होती है धनात्मक होती है। तो इसी प्रकार प्रकाशीय में भी आपका जो दर्पण के ध्रुव से लंबवत ऊपर की जो दूरी होती है वो भी धनात्मक होती है, और इसके नीचे की जो दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए। दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक नापी जाती हैं। ठीक है मेरे भाई, सभी दूरियां कैसे नापी जाती हैं? ऋणात्मक नापी जाती हैं। मतलब यहाँ से अगर आप कहीं दूरी इधर ऊपर ले रहे हैं, लंबवत ऊपर, तो आपकी जो दूरी रहेगी क्या रहेगी? धनात्मक रहेगी। ठीक है, और नीचे जो रहेगी वो ऋणात्मक रहेगी। तो इस बात से आप क्या समझ रहे हैं? इस बात से आप क्या समझ रहे हैं बताइए। हो गया नोट? ठीक, इसको आप फिगर बना लीजिएगा अच्छे से, आप लिख लीजिएगा कॉपी में, सही हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई, अब बात बताइए, इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो आपका अवतल दर्पण है उसका फोकस दूरी क्या होगा, और उत्तल दर्पण है उसका फोकस दूरी क्या होगा? तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में कि इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार, इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक मानी जाती है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो अवतल दर्पण होता है, कॉन्केव मिरर होता है, उसका जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होता है, वो आपका ऋणात्मक होता है,
और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, मतलब उत्तल दर्पण होता है, उसका जो फोकस दूरी होता है भाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो साइन कन्वेंशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ साइन कन्वेंशन इसलिए मैंने यहाँ बताया ताकि जो क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि वहाँ पे यू भी एफ का जो वैल्यू रहता है वो साइन के साथ, चिन्ह के साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन करते समय। इसलिए चिन्ह परिपाटी में कहानी बस इतनी सी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, बस आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो अवतल दर्पण रहता है उसका जो फोकस पॉइंट रहता है, फोकस दूरी रहता है, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, और उत्तल दर्पण जो रहता है वो हमेशा उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले से आप नोट डाउन करिए। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दर्पण की क्या ज्ञात कीजिए मेरे भाई, फोकस दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, कहानी अब स्टार्ट होता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न में दिया क्या है उसकी बात समझते हैं, उसके बाद क्या करना है ये भी समझते हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया रहता है मेरे भाई उसको लिख लिया करिए। क्वेश्चन करते समय ध्यान दीजिए, जो आपको गिवन है मतलब जो दिया हुआ है उसको आप आराम से कॉपी में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हल या सॉल्व, आप जो लिखना चाहें लिख लीजिएगा। क्या दिया है, क्या दिया है बताइए। दिया है अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। ठीक है, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी दे दिया है, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो यहाँ पे दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। अब मेरे भाई बता दीजिए, जब वस्तु की दूरी जो होती है उसको हम लोग स्मॉल यू से लिखते हैं, और अवतल दर्पण है इसलिए इसकी जो दूरी हो जाएगी वो -20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में यू वी एफ सब माइनस में होता है, हमेशा याद रखिएगा। अवतल दर्पण में यू वी एफ सब माइनस में होता है। ठीक है, जब प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है तब दर्पण से वस्तु की दूरी हो गई। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी है भाई, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी हम लोग स्मॉल भी से लिखते हैं, दिखाते हैं, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई,
-30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मतलब आपको u पता चल गया, v पता चल गया भाई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है बता दीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा आपसे फोकस दूरी, क्या पूछा है? फोकस दूरी ज्ञात करना है, फोकस दूरी। तो आपसे क्या पूछा है? फोकस दूरी पूछा है। मतलब आपसे हमेशा क्वेश्चन में जो दिया रहे पहले उसको लिख लिया करिए, और जो पूछा रहे उसको इस प्रकार से लिख लिया करिए। ठीक, बार बार ये लिखना ज़रूरी है, ताकि अगर आप लिखे रहेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व इसी जगह पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिया क्या रहता है ये आपको पता चल गया, करना क्या ये पता चल गया, तो भाई कर तो लोगे ही ना, इतना तो पता है तो कर ही लोगे, आ रहा होगा तो। ठीक है, अब हमारी कहानी क्या है, अब फार्मूला क्या होता है बता दीजिए। आप लोग फार्मूला पढ़ चुके होंगे कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये दर्पण सूत्र है, सूत्र से आप लिख दीजिएगा, सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र का डेरिवेशन मैंने पिछले वीडियो में करा रखा है, पूरा प्रॉपरली उसका जो डेरिवेशन है सिद्ध करना, वो सब सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। तो जो सिद्ध करने में आता है क्या, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग और f की वैल्यू को पता करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/f को ऐसे ही रहने देते हैं, 1/f ऐसे ही रहेगा। 1/u आपका कितना है, u की वैल्यू कितनी है, -20 है, प्लस 1/v कितना दिया है आपको, -1/-30 दिया है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए भिन्न में कभी भी हर में माइनस नहीं रहता है, जो आपका फ्रैक्शन होता है उसके डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो भाई नेगेटिव नहीं होगा तब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस नेगेटिव को हम लोग ऊपर फेंक देंगे। फेंकने का तरीका क्या होता है, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस तो गायब हो जाएगा, माइनस यहाँ जाएगा, और ये वाला माइनस इस प्लस के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं बताइए, समझ गए? यस समझ गए। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ से हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू -1/20 -1/30। अब देखिए भाई ये भिन्न है, भिन्न आपको हल करने आना चाहिए। भिन्न कैसे हल करेंगे, भिन्न को हल करने के लिए एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। जब 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आप लेके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से 20 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 60 आ जाएगा। अब जब 20 से भाग देंगे 60 में तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 कितना हो गया, -5 बराबर 60। ठीक है, अब यहाँ से 1/f की वैल्यू ये आ गई, मतलब 1/, यहाँ पे जो आपका f है वो कितना आ गया, -5/60। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी बता दीजिए, f की वैल्यू आ जाएगी, इसको पलट दीजिए, उलटेंगे तो 60 बराबर 60 बटा के -5 यहाँ आ जाएगा। ऐसे 5 से इसको काट दीजिए तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 सेंटीमीटर। ये सब सारा सेंटीमीटर में है, ठीक है, सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख लीजिएगा ज़रूर, सब सेंटीमीटर में है। तो f की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई मेरे भाई, -12 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी की क्या आ गई आपकी, -12 सेंटीमीटर। आपको पहले यहाँ दे चुका है कि यहाँ अवतल दर्पण है, और आप जानते हैं अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है। किस में होता है मेरे भाई, फोकस दूरी उसका माइनस में होता है। अब कहानी आपका यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, इसको लिखना भी है। आप यहीं पे छोड़ देंगे तो आपका नंबर काट लेंगे एग्जामिनर। ठीक है, तो पूरा नंबर लेने के लिए आप क्या लिखेंगे, पूरा नंबर लेने के लिए ऐसे लिखेंगे कि अतः अवतल दर्पण का फोकस दूरी की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है, 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आपका तो यहाँ आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है। देखिए दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, क्या मेरे भाई, दूरियां कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि यहाँ से मेरे मामा का घर -20 किलोमीटर है, कभी कहेंगे यहाँ से मेरे इनका इतने -40 किलोमीटर दूर घर है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हमेशा जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
तो डिस्टेंस पॉजिटिव करने के लिए आप ये वाला वाक्य लिख देंगे, सेंटेंस लिख देंगे, तो आपका आंसर करेक्ट मिल जाएगा भाई। बस, तो कहानी यही था, आप इसको समझ के आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। तो मैं और आगे क्वेश्चन कराता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए तब। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिए। वीडियो को रोककर क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको डिस्कस करने वाले हैं। भाई समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और लोग देखें, पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, और क्या। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। चलिए, कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। दर्पण से, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा पलट दिया भाई। स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले से चेंज हो गया। क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको दे दिया है 25 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है और उसका जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति बतानी है और उसकी प्रकृति बताना है, वस्तु की पोजीशन बताना है और उसका नेचर बताना है। देखिए जब भी आपको स्थिति और प्रकृति के बारे में पूछता है तो सबसे पहले आप लोग प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब कितनी दूरी पर बनेगा, यह ज्ञात करना है। उसके बाद सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, यह भी ज्ञात करना है। यही इतना ज्ञात कर देंगे आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे भाई अब यहाँ पे आपको जो जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। जो दिया है उसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। तो आपको क्या दिया है, अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर। तो जानते हैं अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है माइनस में होती है, ठीक है, इसलिए -25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, इसका मतलब u की वैल्यू क्या है -20 सेंटीमीटर है। और आपसे क्या पूछ रहा है, v की वैल्यू पूछ रहा है। हमेशा यही सब आगे पीछे देगा, कभी f पूछ देगा, कभी u पूछ देगा, कभी v पूछ देगा। तो बस 2 वैल्यू देकर एक पूछेगा और आपको बस दर्पण सूत्र लगा देना है, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है मेरे भाई, दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही दर्पण सूत्र होता है। बताइए दर्पण सूत्र आपको याद है कि नहीं। 1/f मतलब -25 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 1/u की वैल्यू क्या है वहाँ पे -1/20 प्लस 1/v, ठीक है। अब देखिए ये वाला माइनस है तो इस माइनस को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/25 माइनस, यहाँ पे माइनस है ना ये वाला, प्लस 1/20 बराबर 1/b। और 25 और 20 का क्या ले लीजिए एलसीएम, 25 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे भाई 100 आ जाएगा। 25 और 20 का एलसीएम ले लीजिएगा 100 आ जाएगा। 25 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -4 आ जाएगा। 20 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या आ गया आपका, कहने का मतलब आपका जो v की वैल्यू आ गई 1/v की वैल्यू क्या आ गई, 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 1/100। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ गई क्या आ गई मेरे भाई 100 सेंटीमीटर आ गई। देखिए v क्या आ गई 100 सेंटीमीटर आ गई। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का UVF माइनस में होता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है कि जो आपका प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो हमेशा क्या होती है आभासी होती है और वस्तु से बड़ी बनती है। ठीक है, तो जब भी आपका v पॉजिटिव आ जाए, खास बात बता रहे हैं मेरे भाई समझो, जब भी आपका प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक आ जाए तब आपका वस्तु की जो स्थिति होगी वह आभासी होगी और वस्तु से बड़ी होगी। ठीक है, अतः वस्तु यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति आभासी सीधा, ठीक है, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अच्छा आपको कैसे पता चला बड़ा बनेगा, कैसे पता चला मेरे भाई, अब क्योंकि वस्तु की जो दूरी है 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, मतलब आपका यहाँ अवतल दर्पण है, तो कहीं अवतल दर्पण है, यहाँ पे कहीं आपका वस्तु रखा गया है, तो आपका जो इमेज बन रहा है, इमेज कहीं इधर बन रहा है। ठीक है, ऐसे इधर। तो ये वाला जब कंडीशन होता है तो इस वाले कंडीशन में क्या होता है, इस वाले कंडीशन में आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के प्रतिबिंब जो वस्तु की स्थिति होती है वस्तु से हमेशा बड़ा बनता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रतिबिंब आपका जो बनेगा स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति का मतलब किस प्रकार का बनेगा, आभासी सीधा, और कहाँ बनेगा मेरे भाई 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, की दूरी पर बनेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति और स्थिति भी बताने के लिए पूछ दिया है, तो क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से भी पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हो जाएगा तो भाई बताइएगा। ठीक है, इससे आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया है।
वीडियो को पॉज करिए और नोट कर डालिए। इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक, बारह सेंटीमीटर दूरी के, यहाँ पे फोकस है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात कीजिए और किरण आरेख द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए। और किरण आरेख द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। ठीक, क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया मेरे भाई, ट्विस्ट, कहानी पलट चुकी है। अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए, इसमें किरण आरेख खींचना है भाई, तो क्वेश्चन ज़रूरी है, नहीं छोटे मोटे आते हैं, तो किरण आरेख भी बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, पहले दिया क्या है ये तो देख लेते हैं। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण, मतलब आपको एक अवतल दर्पण दे दिया है, उसका फोकस दूरी आपको -12 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, के सामने 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। अच्छा, वस्तु की जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करना है, मतलब भी आपको बताना है, और किरण आरेख खींचना है। तो सबसे पहले आपको F दिया है, U दिया है, भी आपको पता करना है। तो मेरे भाई हल करते हैं सूत्र से। F कितना आपका दिया है, -12 सेंटीमीटर, और U आपको कितना दिया है, -6 सेंटीमीटर आपको यह दिया है। ठीक है, आपको इतनी सारी चीज़ें आपको दे दी है। तो स्थिति जब ये पूछता है तो सबसे पहले आपको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है दर्पण से। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे क्या, दर्पण सूत्र लगा देंगे, 1/F बराबर 1/U + 1/V से सारे वैल्यू इसी में पुट कर दीजिए। तो जब वैल्यू पुट करेंगे, रखेंगे, तो भाई रखने पर यही तो आएगा, बता दीजिए कहीं गलत है क्या। अब इसको इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब आप लोग तेज़ हो गए हैं, हमें लग रहा है, बताइए तेज़ हो गए हैं नहीं, करते करते एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा, 12 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा, बराबर 1/V आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई समस्या। अब यहाँ से 1/V की जो वैल्यू आ रही है मेरे भाई, वो कितनी आ रही है, 1/12 आ रही है, और या तो V की जो वैल्यू आ रही है 12 सेंटीमीटर धनात्मक आ रही है। देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी -12 सेंटीमीटर था और वस्तु की दूरी -6 सेंटीमीटर था, लेकिन इसका जो चित्र बन रहा है धनात्मक बन रहा है। तो अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन ऐसा होता है जब उसका चित्र धनात्मक आता है,
चित्र धनात्मक आने का मतलब कब, जब आपकी वस्तु की दूरी, वस्तु आपका जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है तभी उसका इमेज आपका क्या आता है, बता दीजिए क्या आता है, आभासी आता है, ठीक है, वर्चुअल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चित्र खींचेंगे, चित्र बना दीजिए भाई, ठीक। यहाँ आपका एक अवतल दर्पण है, ये आपका P है, ये आपका F है, ये आपका C है, ठीक है। अब चित्र बनाने के लिए आपको 2 किरण आरेख खींचना है, ठीक है, 2 किरण आरेख खींचना है। पहला किरण आरेख, सबसे पहले देखिए, बात समझिए, बात यार समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। आपका u -6 सेंटीमीटर है लेकिन v आपका पॉजिटिव आ गया, यह तभी पॉसिबल है जब आपका वस्तु कहाँ रहे, P और F के बीच में रहे। तो हम मान लेते हैं हमारी जो वस्तु है वो, हमारी जो वस्तु है कहाँ है भाई, मान लेते, थोड़ा सा इसको और घसका दीजिए इधर, तभी फिगर बढ़िया बनेगा, ठीक है। ठीक, ये फिगर है आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को कहीं रख देंगे यहाँ पे, ये हमारा वस्तु हो गया, दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश का किरण आरेख खींचेंगे और जब यहाँ दर्पण से टकराएगी तो कहाँ से होकर जाएगी मेरे भाई, बता दीजिए, तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये तो आप जानते होंगे ना, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद टकराती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यह पहला नियम कहता है। तो मेरे भाई ये आपका वस्तु हो गया, वस्तु हमने रखा, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचा जो कि परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद कहाँ से जा रहा है, मुख्य फोकस से होकर जा रहा है। चित्र थोड़ा सीधा बनाइएगा स्केल से, ठीक है। ये आपका पहला आपका हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्या कर दीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, या ठीक है, इसको ऐसे टेढ़ा बन गया, ठीक, ये आपका बढ़ गया। अब मेरे भाई दूसरा किरण आरेख खींचना है, तो दूसरा किरण आरेख कैसे खींचेंगे बता दीजिए, दूसरा किरण आरेख खींचेंगे कैसे, दूसरा किरण आरेख खींचने के लिए आपको सेंटर से करना पड़ेगा, ओह गॉड, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। तो किरण आरेख समझ में आया। देखिए हमने क्या किया है, हमने एक अवतल दर्पण लिया है, वस्तु को 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है एफ और पी के बीच में, और उसके बाद इसका जो चित्र बन रहा है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। थोड़ा सा फिगर आप जब स्केल का यूज करेंगे ना, इंची का यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया बाकायदे बनेगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपका वस्तु हो गया, वस्तु इतनी छोटी सी है, इसका चित्र इतना बड़ा बन रहा है, तो इसकी जो स्थिति हो जाएगी, वस्तु की जो स्थिति हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताइए, वस्तु की स्थिति जो हो जाएगी आपकी, अतः वस्तु का प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को खास इसलिए बना दिया गया है, क्यों? क्योंकि इसमें किरण आरेख खींचना है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आपका है ये वाला, ये हम लोग मान लेते हैं कि कितना है, -6 सेंटीमीटर है, मतलब 6 सेंटीमीटर, और ये वाला आपका क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों किरण आरेख खींचने के लिए क्या सबसे पहले ज़रूरी रहता है, आपको 2 किरण आरेख खींचना जरूरी रहता है। पहला हम लोगों ने लिया समांतर मुख खींच के और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होके गया। दूसरा हमने किरण आरेख लिया सेंटर से, और सेंटर से जब जाती है तो परावर्तन होती है तो पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। यहाँ एरो बता रहा है कि जा रहा है और यहाँ एरो बता रहा है कि प्रकाश यहीं से टकराकर वापस आ रहा है। और ये वाली जो लाइन हमने खींची है ये डॉट डॉट लाइन है। ठीक है, एक ऐसी लाइन है, ये आपकी लाइन जो है डॉट डॉट है। ठीक, तो ये बात आपको समझ आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, भी निकाला। भी आपका प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, डिसाइड कर देगा चित्र आपका इधर बनेगा कि इधर बनेगा। माइनस आएगा तो इधर बनेगा, प्लस आएगा तो उधर चित्र बनेगा। स्थिति क्या है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा ना, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कितनी दूरी पर बनेगा भाई, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में हमने क्या चर्चा किया, आज की इस वीडियो में हमने चर्चा किया कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हम लोगों ने की है। इसके बाद संयुग्मी फोकस आ जाएगा। संयुग्मी फोकस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। रेखीय आवर्धन भी है, ये सब सारी चीज़ें खास बात आगे क्लास में होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत बढ़िया है, समझ में आया, कॉपी में इसको ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग रोज़ अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, संयुग्मी फोकस कॉन्जुगेट फोकाई है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक, उसका कुछ और क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते करते हम लोग आ जाएंगे अवतल दर्पण की पहचान कैसे करते हैं, उसका यूज क्या है, उसका बाद यहाँ चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब प्रकाश का अपवर्तन आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।